हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बहुत से मेरे व्यूअर्स ने पूछा है कि क्या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की इतनी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड जीत के बाद अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्योंकि जो वॉयलेंस काउंटिंग के बाद हुई है रिजल्ट आने के बाद, उसमें अब तक 12 लोगों की जान चली गई। बीजेपी का क्लेम है 6 उनके लोग मारे गए हैं, टीएमसी कहती है 5 उनके लोग मारे गए हैं, सेकुलर फ्रंट कहता है 1 उनका आदमी मारा गया है। क्या है संविधान इस पर? क्या 356 का प्रावधान इस्तेमाल कर कर एक पार्टी को जिसको 213 सीटें मिली हों उसको पावर से वंचित किया जा सकता है? अब एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगाई गई है। यह बिल्कुल पेटिशन सक्सेसफुल नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट इसे रिजेक्ट करेगी। इससे पहले 1997 में चीफ जस्टिस बीएम लाल और जस्टिस एसके सिंह ने पटना हाई कोर्ट के ये कहा था, जब सीएजी की रिपोर्ट रबड़ी देवी के खिलाफ आई थी, कि 356 में क्योंकि शब्द और अदरवाइज आया है, ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज, तो हाई कोर्ट भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाना रिकमेंड कर सकती है। मैं समझता हूं यह ऑब्जर्वेशन पटना हाई कोर्ट की गलत थी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन नहीं करेगी और कल ममता बनर्जी को ओथ लेने दी जाएगी। देखिए, ये राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पे 2020 दिसंबर से बात चल रही है। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय और कई लीडर्स लोकल, उन्होंने दिसंबर में ही राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। बीजेपी के एक और नेता सनिक भट्टाचार्य ने कहा कि हम टीएमसी को नेचुरल डेथ देना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना। यही एक होना चाहिए पॉलिटिक्स में। वैसे किसी भी पार्टी को खत्म करना अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है, किसी पार्टी से देश को मुक्त करना अच्छी चीज नहीं है। ये अजीब विभिन्नताओं का देश है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को इलेक्शन रिजल्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारे मुद्दे लीगल हैं, लेकिन देखिए कि लेफ्ट बंगाल में 0 हो गया और केरला में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दोबारा सत्ता में वापसी की। हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि आसाम में यूपीए को ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिले लेकिन सीटें कम मिली। केरला में यूडीएफ और एलडीएफ में परसेंटेज ऑफ वोट बहुत कम रही। सिर्फ बंगाल में परसेंटेज ऑफ वोट में मेजर डिफरेंस आया है। हमारे लिए लीगल अवेयरनेस में मुद्दा लॉ है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कितने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कराया, कितने इंडिपेंडेंटली उन्होंने काम किया, यह इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ी बड़ी रैलीज कर एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। मद्रास हाईकोर्ट ने तो कह ही दिया है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को शायद मर्डर के लिए चार्ज किया जाना चाहिए। 8 फेजेस के इलेक्शन से क्या हासिल हुआ? फेडरलिज्म की क्या सिचुएशन है इस इलेक्शन के बाद? ऐसा लगता है कि देश की जनता फेडरल सिस्टम में डिफरेंट पार्टीज होंगी, डिफरेंट स्टेट्स में, उसमें यकीन करती है। संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है फेडरलिज्म। यह हमारा सब्जेक्ट है इंटरेस्ट का। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ है, हमारे लिए उसमें इंटरेस्ट है। आसाम में एक पार्टी उसका नाम नहीं लेना चाहती, वो वहां जीत गई। बंगाल में उस पार्टी ने उस पर बहुत एम्फेसाइज किया, वो हार गई। एक बहुत बड़ा मुद्दा कि ममता बनर्जी जो अपना चुनाव नंदीग्राम से हार गई, क्या वो अब मुख्यमंत्री बन सकती? आइए इसी से शुरुआत करते।
आर्टिकल 164 क्लॉज 4 संविधान का ये कहता है कि किसी भी मंत्री को 6 महीने के अंदर अंदर हाउस का मेंबर बनना है। इसका मतलब ममता बनर्जी के ऊपर कोई प्रोहिबिशन, कोई बार नहीं है, वो बड़ी आसानी से मुख्यमंत्री बन सकती। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने 1991 में, वो किसी हाउस के संसद के सदस्य नहीं थे। 2 सीटों पे अभी बंगाल में चुनाव होना है, जो कि इस चुनाव को अब इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया। 6 महीने के अंदर अंदर ममता बनर्जी दोबारा चुनाव जीत के आ सकती। आइए अब वो मुद्दा जिससे मैंने बात शुरू की। बंगाल में एक बड़ा पोलराइज्ड, टॉप पिच पर हाई स्टेक इलेक्शन हुआ। जब हम इलेक्शन को पर्सनालिटीज की जंग में बदल दें, जब हम इलेक्शन को एक इतना बड़ा मुद्दा बना दें कि सारे देश की नजरें उस पर हों, तो फिर आपके वर्कर्स के पैशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। हाई पिच पर ले जाना चुनाव को अच्छी चीज नहीं है। हमने तो पहले भी कहा है कि चुनाव शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर और मैनिफेस्टो पर होना चाहिए। अब चुनाव के बाद जो ये वायलेंस हुई है, ये एब्सोल्युटली गलत है। अगर ये टीएमसी ने की है तो बहुत ज्यादा गलत बात है, और ममता बनर्जी की छवि को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। यह भी बात सही है कि जो गोदी मीडिया है वो कोई भी चीज जो ममता के विरुद्ध जाएगी उसको एग्जैगरेट करके बयान करेगा, लेकिन कुछ भी वायलेंस होना एक बुरी बात है, गलत चीज। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो पूरा राज्य इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में चला जाता है। जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं। यानी आज की डेट में बंगाल का कंट्रोल ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को, डीआईजीज को, आईजीज को सख्त निर्देश दे कि इस वायलेंस को और हिंसा को फौरन रोका जाए। कई कमीशन इस पे लिख चुके हैं कि अगर कहीं वायलेंस है और 24 घंटे से ज्यादा चल रही है, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना काम सही नहीं किया। मुझे याद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना। प्लासी की जंग के बाद, 1757 के बाद, सिराजुद्दौला की हार के बाद एक ड्वेल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में कायम की, जिसमें सारी शक्तियां और पावर्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी और सारी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीर जाफर के पास थी। क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि सारी पावर तो इलेक्शन कमीशन की होगी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की होगी? यह एक अच्छी चीज नहीं। आइए अब संविधान के उस प्रावधान पे आते हैं जिसका जिक्र हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी को कल शपथ लेने से पहले ही वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 356 एक बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है। पूरे विश्व के किसी लिबरल डेमोक्रेटिक संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है सिवाय एक देश के, पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसे अडॉप्ट किया। पहली बहस जो इस पे हुई वो 30 मई 1947 को हुई संविधान सभा में। संविधान सभा के एडवाइजर BN राव ने एक नोट सर्कुलेट किया जिसमें यह कहा कि इस तरह का टेक ओवर होगा अगर
यह सिचुएशन आ जाए कि अल्पसंख्यकों के लिजिटिमेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो। फिर उस पर बहस होती रही कि क्या एक चुनी हुई सरकार को हटा के गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन लेने का हक होना चाहिए। फरवरी 1948 में आर्टिकल 188 बन गया ये, जिसमें बात हुई कि गवर्नर अगर सेटिस्फाइड है कि एक ग्रेव इमरजेंसी आ गई है जो थ्रेटन करती है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द स्टेट, और अब यह मुमकिन नहीं है कि स्टेट की गवर्नमेंट कैरीड ऑन की जाए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर वहां गवर्नर टेक ओवर कर सकते हैं। मुझे जरा हंसी आ रही थी ये बात आज सोचते हुए कि जब हम दिल्ली में अब नया अमेंडमेंट करके हमने कह दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही गवर्नमेंट है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे टेक ओवर करेगा। अब बाद में इस पे बहस संविधान सभा में, यह आर्टिकल 277A हो गया, 278 हो गया। केंद्र सरकार की एक ड्यूटी लगा दी गई कि वो राज्यों को प्रोटेक्ट करेंगी फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इंश्योर करेंगी कि राज्य की सरकारें जो हैं वो कैरीड ऑन हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रियल एक्सप्रेशन 356 में है वो एक्सप्रेशन है दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या एक भी संविधान के प्रावधान का उल्लंघन अगर किसी राज्य में हो रहा है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? नहीं। पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स संविधान का हिस्सा हैं और कितने राज्यों में वो लागू नहीं है। शराबबंदी को ले लीजिए, ज्यादातर राज्यों में शराबबंदी नहीं है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उसे प्रोवाइड किया गया। संविधान सभा में बहुत अच्छा एक डायलॉग हुआ पंडित हृदयनाथ कुंजरू और B.R. अंबेडकर के बीच कि इसका मतलब क्या है, दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही वजह बनेगी राष्ट्रपति शासन की। हृदयनाथ कुंजरू ने पूछा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वो राज्य के मामलों में फॉर द सेक ऑफ गुड गवर्नमेंट इंटरवीन करें? अंबेडकर का जवाब सुनिए, नो नो, द सेंटर इज नॉट गिवन दैट अथॉरिटी। फिर कुंजरू ने पूछा कि क्या वहां पे अगर मिस गवर्नमेंट है, पब्लिक डेंजर को अगर खतरा है तो केंद्र इंटरवीन करेगा? अंबेडकर का जवाब फिर बहुत मेजर्ड, ओनली व्हेन गवर्नमेंट इज नॉट कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का? अंबेडकर का वेग जवाब कि यह एक्सप्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। कोई ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं माना जाएगा। कहीं पर दंगे हो गए, फसाद हो गए, 1000-2000 लोग मर गए। गुजरात में मर गए थे 2002 में, मुरादाबाद में मर गए थे 1980 में, भागलपुर में दंगे हुए, मुंबई राइट्स हुए 1993 में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अलग है और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। जो आज बंगाल में हो रहा है, जो ये वायलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। इस बिना पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। सरकारिया कमीशन बैठा, सरकारिया कमीशन ने कहा हर फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन नहीं है। एक्चुअल ब्रेकडाउन होना चाहिए राज्य में पूरे, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई हो। अभी अगर इलेक्शन में रिजल्ट ऐसा आता कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी ना होती
और कोई कोलिशन न बन पाता तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता। बिहार में ऐसा हो चुका है, कई राज्यों में ऐसा हो चुका है, फिस्कल ब्रेकडाउन हो गया होता। या अगर केंद्र ने कोई डायरेक्टिव दी है तो आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की डायरेक्टिव को नहीं माना तो इट शैल बी डीम्ड दैट देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो ब्रीफ आंसर इस पूरे लॉ को एक्सप्लेन करने के बाद मेरा यह है कि बंगाल की सिचुएशन दर्दनाक है, अफसोसनाक है, शेमफुल है, कंडेमनेबल है, हमारी डेमोक्रेसी पर एक ब्लॉट है, एक धब्बा है। हम अपने पड़ोसियों से यही कहते रहते हैं, हमारे यहां पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। हमारे यहां चुनाव जो हैं वो बहुत एक मैत्री भाव से फ्रेंडशिप कंटेस्ट होते हैं। उसी भावना से देखिए प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, फिनेंस मंत्री ने ममता जी को मुबारकबाद दी है। यह है हमारी परंपरा। बंगाल की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि केंद्र वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा। मैं ये समझता हूं कि बंगाल की जनता डिजर्व करती है कि उनको कल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मिले। इलेक्शन कमीशन का रोल कल से खत्म होगा जब ममता जी शपथ लेंगी, और उसके बाद ममता जी ने साफ तौर से कह दिया है कि शांति बनाई रखी जाए। उनकी पहली प्रायोरिटी कोविड को मेंटेन करना है और अब उनकी बंगाल के लिए प्रायोरिटी वॉयलेंस समाप्त करना है, पीस रेस्टोर करना है, आपस में लोगों में भेदभाव खत्म करके प्यार बढ़ाना है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।